तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर 89। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिन एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ये टेस्ट हुई थी 89। उसी का आज क्या है कि टेस्ट पेपर प्लस आप लोगों का रैंक कार्ड लेकर के आए हैं। मतलब जितने भी लोगों ने इस 89 को अटेम्प्ट किया होगा उन सबका एक एक करके हम क्या करेंगे कि रैंक कार्ड देखेंगे। लेकिन रैंक कार्ड देखने से पहले हम क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फ्री में ही होता है। इसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना होता है। ठीक है, कहां से टेस्ट होता है ये आपको क्या करेंगे कि इस 89 के टेस्ट पेपर को हम क्या करते हैं कि पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करेंगे कि बता देंगे कि कहां से टेस्ट होता है कहां से नहीं होता है, या टेस्ट पेपर के दौरान ही आपको बता देंगे। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, फटाफट क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर पे हम डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या आंसर सही है और क्या क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। ये टेस्ट पेपर का क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा जो है अधिक उपयुक्त होता है। मतलब सबसे अधिक उपयुक्त जो है ट्रांसफार्मर के क्रोड किससे बनाए जाते हैं ये हमें बताना है। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा ये फोर्थ नंबर, क्या, सॉफ्ट आयरन यानी कि नरम लोहा। ठीक है, अब जान लीजिए कि नरम लोहा का ही क्या है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड क्यों बनाया जाता है, किसी सिंपल लोहे का भी तो बनाया जा सकता है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आता होगा कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका जो है उपयोग करते हैं। तो नर्म लोहे क्या करते हैं, क्योंकि नर्म लोहे का जो है अस्थायी चुंबक जो होता है बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि उसमें चुंबकत्व का गुण जो है बहुत अधिक होता है। यही वजह है कि नर्म लोहे का उपयोग जो है जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने में किया जाता है। दूसरा फायदा जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर के क्रोड जो है नर्म लोहे से इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉ जानते होइएगा कि होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है। तो वो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है कि कम हो जाता है ये नर्म लोहे के बनाने से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये 2-3 वजह है जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन का यूज जो है ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत जो है का खोज किसने किया था। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब क्या, प्लवन का नियम, प्लवन के नियम का खोज किसने किया था। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्किमिडीज ने किया था। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, आर्किमिडीज साहब ने। आर्किमिडीज साहब ने क्या कहा था कि पानी में अगर कोई वस्तु डूबती है या गिरती है तो वह पानी को क्या करती है कि विस्थापित कर देती है। तो पानी जितना भी विस्थापित होती है वह पानी का भार जो होता है वो वस्तु जो पानी में डूबती है उसके भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज सिद्धांत का कहना था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि पी और एन दो प्रकार के क्या है कि अर्ध चालक है। जब उसको क्या होता है कि आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है तो क्या होता है कि पीएन संधि बनता है, मतलब पीएन जंक्शन बनता है। तो वह किस रूप में कार्य करने लगता है यही हमें इसमें जानना है। ऑप्शन देखिए और करेक्ट आंसर फट से मार दीजिए। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। जब भी पीएन जंक्शन को दोस्त यानी पी और एन दो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर को आपस में कांटेक्ट करते हैं, वैसे क्या होता है कि पीएन जंक्शन बनता है। वो पीएन जंक्शन जो होता है एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है। किसके तरह, रेक्टिफायर की तरह। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अब ये जान लीजिए कि रेक्टिफायर करता क्या है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है। रेक्टिफायर क्या करता है दोस्त, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। या घुमा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का काम कौन करता है। तो ये रेक्टिफायर करता है यानी कि दिष्टकारी करता है। ध्यान रखिएगा थर्ड नंबर। तो कई तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के दिए जा सकते हैं, बस आपको ये करना है कि पकड़ लेना है क्वेश्चन को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में कहता है कि श्रेष्ठ होता है, मतलब अच्छा होता है। क्यों होता है यही इसमें हमें जानना है। देखिए एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है दोस्त, ये फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, अधिक होता है। और एनर्जी जो होता है वो खपत कम होता है, मतलब एनर्जी की लॉस जो होता है, हानि जो होता है वो कम होता है इसी वजह से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कल्पक्कम के फास्ट कहता है कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर दे दिया। ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कहता है कि किसका जो है प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा है। कल्पक्कम में क्या है कि फास्ट ब्रीडर टेस्टर जो है रिएक्टर है, तो वहां पे जो है किसका
शीतलक के रूप में यूज किया जाता है, यही हमको बताना है। तो इसमें से देख लीजिए और बताइए कि किसका जो है शीतलक के रूप में यूज किया जाता है। देखिए कि जिसने भी ये थर्ड नंबर मारा होगा दोस्त, ये सही मारा होगा। मतलब कि गलित सोडियम, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, एक कहिए कि वो गला हुआ जो है सोडियम होता है, उसके रूप में सोडियम होता है, तो उसका यूज जो है क्या किया जाता है कि शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहां? कल्पक्कम में जो है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है उसमें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत कहता है प्रतिरोधी गिर करके अगर जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जान लीजिए। मतलब किसी भी पदार्थ का कहिए अगर उसका प्रतिरोध गिर करके जीरो हो जाएगा, प्रतिरोध एकदम जीरो हो जाएगा, जीरो होने पर वह क्या कहलाएगा? जान लीजिए कि प्रतिरोध जीरो होगा लेकिन करंट क्या होगा कि पास होता रहेगा, तो वो जो पदार्थ होगा वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपर कंडक्टर। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, जान लीजिए। अब सुपर कंडक्टर की तरह दो ऐसे पदार्थ है जो सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। एक तो जान लीजिए कि पारा होता है, दूसरा नंबर सीसा भी होता है। पारा का अगर मान लीजिए कि तापमान जो है वो क्या है कि 4.2 केल्विन से अगर नीचे गिरता है तो वो सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगता है। वहीं पे एक सीसा भी है, सीसा अगर मान लीजिए कि 7.25 केल्विन से अगर नीचे गिरता है उसका टेम्परेचर, तो वो भी क्या होता है कि एक सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आंख के किस भाग द्वारा कहता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का क्या होता है कि मात्रा नियंत्रित होता है। मतलब कहने का मतलब आंख में जो प्रकाश जाता है तो उसको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम कौन करता है, यही सवाल है। ठीक है, तो देख लीजिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, ये सेकेंड नंबर होगा आइरिस। आइरिस क्या करता है कि आंख में जो होता है वो प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे ही आप धूप में निकलिएगा, आपके आंखों पर जैसे धूप पड़ेगा वैसे आइरिस क्या होता है कि सिकुड़ जाता है। आइरिस क्या होता है? सिकुड़ जाता है, और पुतली का आकार क्या हो जाता है कि बड़ा हो जाता है। ठीक है, तेज रोशनी में। तो ये जैसे अंधेरा में जाइएगा वैसे क्या होता है कि ये फैल जाता है और ये पुतली क्या होता है कि आकार में छोटा हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आइरिस जो है प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला को समान अनुपात में क्या किया जाता है कि मिलाया जाता है, तो परिणामी रंग कौन सा आता है? ठीक है, ये तीन रंग दे दिया है, देखिए लाल, हरा और नीला, तीन दे दिया है। और तीनों रंग को अगर मान लीजिए प्रकाश के तीनों रंग को अगर आपस में मिला देंगे तो इसमें से रिजल्ट क्या आएगा ये हमको बताना है। पहले तो जान लीजिए कि लाल, हरा, नीला ये तीनों क्या होता है कि प्राइमरी कलर होता है, मतलब कि प्राथमिक रंग होता है। ठीक है, इन्हीं तीनों से जितने भी रंग होते हैं वो बने होते हैं, इन्हीं तीनों से। लेकिन ये तीनों जो होते हैं ये किसी से नहीं बने होते, ये खुद का अपना रंग होता है। तो ये तीनों को अगर आपस में मिला दीजिएगा तो व्हाइट कलर बनता है। क्या बनता है? व्हाइट कलर। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि व्हाइट कलर होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि हवा में पानी का कहता है कि बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा कि इसमें दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जो हवा में पानी का बुलबुला काम करेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये हवा में पानी का बुलबुला जो होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह? अवतल लेंस की तरह। ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस की तरह व्यवहार क्यों करता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक जो होता है वो पानी के अपवर्तनांक से कम होता है, पानी का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है कि हवा का बुलबुला जो होता है वो पानी में क्या होता है कि अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एकॉस्टिक विज्ञान क्या होता है? तो एकॉस्टिक विज्ञान क्या होता है ये हमें बताना है। देखिए एकॉस्टिक विज्ञान जो होता है वो ध्वनि से संबंधित होता है। किससे? ध्वनि से संबंधित होगा, ये सेकेंड नंबर। ध्वनि से संबंधित कहने का मतलब है कि ध्वनि से रिलेटेड जितने भी चीजों का, मतलब कि जिस पदार्थ से ध्वनि निकलती है उस सभी पर स्टडी जो किया जाता है वही एकॉस्टिक विज्ञान होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है किसी भी, जैसे घंटी की आवाज हो गया या ट्रेन की आवाज हो गया, ट्रेन के सायरन की आवाज या किसी भी चीज से साउंड अगर निकल रहा है और उस पर स्टडी किया जाता है तो वो एकॉस्टिक विज्ञान कहलाता है, एकॉस्टिक साइंस कहलाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्वनि से रिलेटेड ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला ये क्वेश्चन कहता है कि बर्फ के गलन गुप्त उष्मा का मान कितना होता है? बर्फ जो गलता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर एक गुप्त उष्मा होता है। ठीक है, एक गुप्त उष्मा होता है, उसकी गुप्त उष्मा की क्या होता है कि मान क्या होता है
जिसपे बर्फ जो है गलना शुरू कर देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको हम बता देते हैं कि बर्फ का जो गुप्त उष्मा होता है जिसपे वो क्या होता है कि पिघलना शुरू करता है या गलना शुरू करता है, वो होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। कितना? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अब जान लीजिए कि 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, कभी कभी इसको जूल में भी पूछा जाता है। जूल में जान लीजिए कि 334 जूल प्रति ग्राम होता है, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम अगर बर्फ अगर पिघलता है तो उसमें जो उष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो 334 जूल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि तापकीय का प्रथम नियम, तापकीय का प्रथम नियम कह दे या उष्मागतिकी का प्रथम नियम कह दे या थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ कह दे, ये चीज कहता है इसमें। तो ये कहता है कि इसमें से जो है किससे संबंधित है ये बताना है। देखिए उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो होता है वो क्या होता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। किससे? ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। जान लीजिए ये सेकेंड नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है दोस्त? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है न तो विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है कि कन्वर्ट किया जा सकता है। और यही क्या करता है कि थर्मोडायनामिक्स या तापकीय का प्रथम नियम क्या है कि दिखाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नहीं, ये सेकेंड नंबर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ, अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कह रहा है कि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के अगर डोर को खुला हुआ छोड़ दे तब क्या हो सकता है। जान लीजिए बहुत लोग अच्छी मतलब कि समझते होइएगा कि फ्रिज का अगर डोर खोल देंगे तो मेरा रूम क्या होगा कि दोस्त जो है ठंडा होना शुरू हो जाएगा। गलत। अगर फ्रिज का कमरे में रूम अगर फ्रिज का डोर खोल करके छोड़ देते हैं तो जान लीजिए कि आपका रूम जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा कि हीट होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे फ्रिज का डोर खोलिएगा आपका पूरा रूम जो होगा वो एक फ्रिज की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि फ्रिज क्या करता है कि अंदर के गर्म उष्मा को सोख करके बाहर फेंकने का काम करता है। तो आपका तो बंद रूम है, सिर्फ फ्रिज का डोर खुला हुआ है, तो जितने भी कमरे का जो वातावरण है उसको अवशोषित करेगा, गर्म करके क्या करेगा फ्रिज बाहर फेंकेगा। तो कुछ देर के बाद जो है आपका रूम का टेम्परेचर जो होगा धीरे धीरे क्या होगा कि हीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। हाँ, अगला नंबर ये देख लीजिए, कहता है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए इसमें दे दिया है रिलेशन, दे दिया है किसके बीच दे दिया है तो फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। हाँ, सभी में डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच ही संबंध कहता है इसमें बताने के लिए। बहुत अच्छा सवाल है और क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं। देखिए करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त ये थर्ड नंबर होगा। क्या ये थर्ड नंबर आपका होगा कि फारेनहाइट जो है -32/9 बराबर जो है डिग्री सेल्सियस बटे 5, ये 5, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आपका जो सबके बीच रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, रूम और केल्विन, इन चारों को याद रखिएगा। इन चारों के बीच किसके बीच जो है संबंध पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या रखिएगा? ये रखिएगा याद। ठीक है, ये C/5 यानी कि डिग्री सेल्सियस बटे 5, ये F माइनस जो है 32/9, ये रूमर दे दिया है R/4, R मतलब रूमर होता है। उसके बाद जो है केल्विन दे दिया है 273 बटे जो है आपका कितना 5, ये इसके बीच संबंध है। किसी के बीच उठा करके संबंध दे देगा, पहला या आखिरी, पहला या दूसरा, पहला या तीसरा, किसी के बीच संबंध दे देगा। इसको याद रखिएगा, आराम से संबंध मार सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, या इस पे न्यूमेरिकल भी आता है तो न्यूमेरिकल भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है। तो इसमें से ऑप्शन बताना है आपको कि दूध से अगर मक्खन निकाल लेते हैं तो क्या होता है, दूध का क्या होगा। उसका दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, या दूध का घनत्व घट जाएगा, या दूध का घनत्व बढ़ जाएगा, या चौथा कहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सबसे अच्छी बात जान लीजिए ये चीजें कि जिसका घनत्व कम होता है ना वो ऊपर तैरना शुरू कर देता है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे बैठ जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि बादल होता है, ऊपर क्या करता है, तैरता है। क्यों कर तैरता है? क्योंकि उस वायु बादल का घनत्व क्या होता है, क्योंकि कम होता है, इसलिए ऊपर तैरता है। तो जैसे दूध को हम क्या करते हैं कि मथना शुरू करते हैं, तो अब केंद्र बल की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है कि उससे क्रीम अलग हो जाता है। क्रीम क्या करता है कि दूध के ऊपर छपा जाता है, तैरना शुरू कर देता है। तो क्रीम का स्वाभाविक है कि डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा कि कम होगा, इसलिए ऊपर तैरना शुरू किया है। ठीक है, और दूध का घनत्व क्या होगा कि ज्यादा होगा, इसलिए दूध नीचे है। नहीं तो दूध का अगर घनत्व ज्यादा होता तो वो मक्खन के ऊपर आ जाता, मक्खन क्या हो जाता कि नीचे बढ़ जाता।
यही ना होता रहा। लेकिन क्या है कि दूध का घनत्व ज्यादा हो जाता है और मक्खन का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए मक्खन ऊपर तैरना शुरू करता है। दूध का घनत्व यहां पूछा जा रहा है तो दूध का घनत्व ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, दूध का घनत्व ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉजिकल है, दिमाग लगाइएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि द्रव चालित ब्रेक कहता है कि किसके नियम पे कार्य करता है। देखिए द्रव हाइड्रोलिक ब्रेक कहिए, इसको हाइड्रोलिक ब्रेक भी कहा जा सकता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पे काम करती है, तो जान लीजिए ये पास्कल के नियम पे काम करती है। किसके? पास्कल के नियम पे काम करती है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक या द्रव चालित ब्रेक जो होता है वो पास्कल के नियम पे काम करती है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि दूध का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। देखिए दूध का पीएच मान, दूध जो होता है थोड़ा सा अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है। तो थोड़ा सा अम्लीय मतलब पीएच मान कितना होगा, तो क्षारीय से हल्का ही कम होता है, जान लीजिए ये चीजें। तो दूध का पीएच मान आखिर कितना, जान लीजिए ये चीजें 6.5 से लेकर के 6.7 के बीच होता है। कितना? 6.5 से 6.7 के बीच, और उसके बीच पीएच मान कौन सा है, ये फोर्थ नंबर है। तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 6.6। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये कहता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन क्या है कि एक ही कक्षा में होती है तो उनमें क्या पाया जाता है, ये बताना है। देखिए ऑर्बिट में अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होगा, एक ही ऑर्बिट में होगा, उस कंडीशन में जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा। क्या होगा? रिवर्स होगा, बिल्कुल विपरीत होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसका गति जो होगा, वो चक्रण जो होगा वो बिल्कुल विपरीत होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि बैटरियों में कौन सा जो है अम्ल संग्रहित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं। तो बैटरियों में जो अम्ल संग्रहित होता है सब अच्छी तरह से जानते हैं, बच्चों वाली बात है, कहने वाली बात ही नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर यह क्वेश्चन कहता है कि भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा जो है पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो पृथ्वी के भूपरपट्टी की बात कर रही है, तो पृथ्वी पे भूपरपट्टी पे जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत पाया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ देता है प्रतिशत मात्रा, तो जान लीजिए 46.6 46.6% क्या होता है कि ऑक्सीजन जो भूपर पट्टी पे पाया जाता है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन जो होता है। सो ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन हो जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाता है, लास्ट में लोहा होता है। इस तरह से और भी सारे तत्व मिले होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि भारी जल जिसका सूत्र क्या होता है, D2O होता है, उसका अनुभार कहता है इसमें। ठीक है, अनुभार कहता है, या कभी कभी यही क्वेश्चन दे देता है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम मतलब क्या? 2 होता है। अब चलिए इसमें कहता है कि इसका अनुभार कितना होता है, तो अनुभार जान लीजिए, आपका करेक्ट आंसर जो बता देते हैं दोस्त, ये फर्स्ट नंबर क्या 20 होता है। 20 कैसे होता है, तो D2O होता है, D का मतलब होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम मतलब 2, तो 2 रखिए और 2 को ड्यूटेरियम है तो 2 से गुना कीजिए, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है परमाणु भार 16 होता है, प्लस 16 कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 16 कितना 20। इसलिए ये आपका क्या है कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि अनुभार 20 होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि अमीबा में भोजन जो होता है, भोजन जो अंतर्ग्रहण करता है वो किसके द्वारा करता है, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। देखिए अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है कुटपात के द्वारा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, कुटपात के द्वारा। जान लीजिए ये चीजें कि भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है अमीबा की, वो फेगोसाइटोसिस कहलाता है, फेगोसाइटोसिस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। भोजन जहां पे जमा होता है उसको अन्नधानी कहते हैं, जैसे रसधानी होता है ना अपने कोशिका में, उसी तरह से उसमें अन्नधानी होता है जहां पे भोजन जो है स्टोर होता है उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन, आप फटाफट बता दीजिए कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन जो होता है दोस्त, जान लीजिए ये सेकेंड नंबर होगा, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है कि फलों का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी जो होता है ये फूलों का अध्ययन होता है, ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, अध्ययन से आपको जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि छुई मुई की पत्ती की गति जो होती है वो किस तरह की गति होती है। देखिए छुई मुई की पत्ती जो होती है उसमें उद्दीपन की गति होती है। किसमें उद्दीपन की गति होती है? छुई मुई की पत्ती होती है। तो इसमें तो उद्दीपन की गति दिया नहीं है, तो क्या मार सकते हैं हम? एक कंपा कुंचन होते हैं, कंपा कुचन। ध्यान रखिएगा ये चीजें। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। कंपा कुचन कहिए या उद्दीपन की गति कहिए, ठीक है। जैसे ही क्या होता है कि छुई मुई को छुइएगा वैसे क्या होता है कि सिकुड़ जाता है वो, ठीक है, जैसे टच कीजिएगा। तो इसलिए उसको शर्मिली के नाम से भी पुकारते हैं, या ये छुई मुई जो पौधे होते हैं उसको, है ना। तो ये चीजें है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये 25वां क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। खैरा रोग किस फसल में होता है ये हमें जानना है। तो जान लीजिए कि पहला ऑप्शन जो होगा ये धान आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि खैरा रोग जो होता है वो धान में होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको दे देता है कि खैरा रोग धान में होती है, वो किसकी कमी से होती है, जान लीजिए। तो धान में खैरा रोग जो होता है वो जान लीजिए कि जिंक की कमी से, मिट्टी में क्या होता है कि जिंक की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से धान में क्या होता है कि खैरा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्त ये था टेस्ट में दिए गए साइंस से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए थे, ठीक है। काफी हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। एक बार दो बार या लगातार जो है टेस्ट में बने रहिएगा। आपका जब एग्जाम होगा एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तब उस समय आप हमें याद कीजिएगा, ठीक है। तो जल्द ही नजदीक है, 25 तारीख से तो शुरू है। सारे लोगों का जो है एग्जाम सेंटर बता ही दिया होगा कि कहां पे किसका एग्जाम सेंटर है, ठीक है। तो जोर शोर से तैयारी कीजिए, और जो लोग अपना एग्जाम सेंटर देखिए रखे दूर है तो अपना इंतजाम कर लीजिए। अगर कोई दिल्ली के हैं, अगर आना चाहते हैं एग्जाम सेंटर यहाँ पे, तो बिल्कुल आइएगा, ठीक है, हम आपके स्वागत में रहेंगे। चलिए आपको बता देते हैं कि दोस्त ये चीजें कि टेस्ट कहां से देना है एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो देखिएगा आपको बताते हैं कि ये एप्लीकेशन है ईआरसीबी सर के नाम से। ये प्ले स्टोर पे जाइएगा, इस प्ले स्टोर से क्या कीजिएगा कि ईआरसीबी सर जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, और इसी पे क्या होता है कि टेस्ट होता है, उसको आप क्या कीजिएगा कि ढूंढ लीजिएगा। थोड़ा इंटेलिजेंट है ही आप लोग, आराम से ढूंढ लीजिएगा। अगर नहीं पता लगा कि कहां पे टेस्ट हो रहा है, तो दोस्त कम से कम क्या कीजिएगा ना कि ये नंबर जो दिया हुआ है उस पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। आपको हम बता देंगे कि कहां पे टेस्ट मिलेगा, कहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा आपको बुवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें है। चलिए अब ज्यादा देरी नहीं करते। अब क्या करते हैं कि देखिए इस 80 क्या है कि 9 में जितने भी लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, उन सबको क्या करते हैं कि एक एक करके हम जो है रैंक कार्ड देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि कौन जो है सबसे टॉप पे बने हुए हैं और कौन कितना नंबर लेकर के आया है। तो चलिए देखते हैं, देर नहीं करते हैं, देखते रहिएगा। देखिए ये है अपना स्कोर कार्ड। आजकल जो है शिशुप्रिया कमाल की हुई है ना, आजकल शिशुप्रिया बिल्कुल कमाल की हुई है। पिछले दिन भी ये फर्स्ट नंबर पे थी, आज भी ये फर्स्ट नंबर पे है। बहुत अच्छा है शिशुप्रिया। जैसे जैसे टाइम नजदीक आया है वैसे वैसे आप मेहनत करना शुरू कर दिए हैं, बहुत अच्छी है। चलिए उसके बाद दूसरे नंबर पे देख लीजिएगा कि रंजन पांडे साहब है, तीसरे नंबर पे पंकज कुमार साहब है, चौथे नंबर पे देख लीजिएगा कि मृत्युंजय साहब है, पांचवें नंबर पे अरविंद कुमार भाई है, छठे नंबर पे ये देवनाथ सिंह भाई है। कौन है? देवनाथ सिंह। बहुत अच्छा है दोस्त, थोड़ा सा मेहनत और कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये खेमराज साहब है। उसके बाद 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पवन चंद्रवंशी से है, चंद्रवंशी साहब है। उसके बाद 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो विक्रम यादव साहब है। उसको 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश कुमार साहब है। 11वें नंबर पे जो आज बने हुए हैं दोस्त ये नितेश यादव है। उसको 12वें नंबर पे जो बने हुए हैं, 12वें नंबर पे ये सुबोध कुमार भाई है। कौन है? सुबोध कुमार भाई। बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नितेश कुमार साहब है। 14वें नंबर पे कौन है कि सोनू कुमार है। 15वें नंबर पे देख लीजिए कि अंकज है। 16वें नंबर पे जो है ये संजीव भाई है। 17वें नंबर पे के सिंह जौनपुर से है। 18वें नंबर पे क्या है कि बसंत मेहता साहब है जो 18वें नंबर पे है, ठीक है। चलिए कोई नहीं दोस्त, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, रंग लाएगा मेहनत आपका। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 19वें नंबर पे दोस्त, 19वें नंबर पे जो है ये पंकज कुमार साहब है। उसके बाद 20वें नंबर पे जो है ये एपीएस है। एपीएस क्या है ये पता नहीं है। चलिए 21वें नंबर पे देख लीजिएगा, 21वें नंबर पे ये क्या है कि मुकेश है। उसके बाद 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 22वें नंबर पे एपीएस है। 2 बार एपीएस साहब दे दिए हैं, पता नहीं कैसे। चलिए 23वें नंबर पे देख लीजिए, 23वें नंबर पे योगेश साहब है। उसके बाद 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 24वें नंबर पे संजय अशोई करके हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है दोस्त, थोड़ा सा और जो है क्या कीजिए कि मेहनत कीजिए। चलिए
उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 25वें नंबर पे ये संजीव यादव है। 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कालीनाथ भाई है। उसके बाद जो है 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विष्णु है। उसके बाद 28वें नंबर पे अगर देख लेते हैं तो ये मुनेंद्रा वर्मा जो जिला बदायूं यूपी से हैं। उसके बाद जो है 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं ये देवेंद्र साहब है। उसके बाद 30वें नंबर यानी कि 30 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अमित भाई है। कौन है? अमित भाई है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 31 नंबर पे देख लीजिएगा कि 30 नंबर 1 पे जो है ह्यूमन करके है। दोस्त नाम दीजिए, ह्यूमन तो मानव है। बहुत अच्छा, मानव है ही आप। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 32 नंबर पे देख लीजिएगा कि मुन्ना उपाध्याय जो सासाराम से। 33 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि अनिल कुमार है। उसको 34 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि हरि भाई है। 35 नंबर पे देख लीजिएगा, 35 नंबर पे कौन है कि राहुल भाई है। कौन है? राहुल भाई। उसके बाद जो है आपका 36 नंबर पे भी कौन है कि राहुल भारद्वाज करके। अच्छा ये रोहित है। उसका राहुल भाई जो है क्या है कि 36 नंबर पे है। कोई नहीं दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 37 नंबर पे ये अनिल कुमार साहब है। उसके बाद 38 नंबर पे ये रंजन हट्टी साहब है। 39 नंबर की अगर बात कर ले तो संदीप जो मुजफ्फरपुर से है। उसके बाद आपका 39 हो गया। 40 नंबर पे देख लीजिएगा कि मंटू साहब है। उसके बाद 41 नंबर पे देख लीजिएगा कि सागर साहब है। कौन है? सागर साहब। उसके बाद जो है 42 नंबर पे भी वही है, संदीप जो मुजफ्फरपुर से है। दोस्त कैसे 2 बार टेस्ट दे देते हो? एक ही बार तो अटेम्प्ट करने के लिए दिए हैं, 2 बार पता नहीं कैसे आ जाता है। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 43 नंबर पे ये देख लीजिएगा कि पीके साहब है। पीके करके आए हुए हैं। ये पीके नाम दे दिए दोस्त, अपना पूरा नाम लिखा कीजिएगा। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको 44 नंबर पे ये सम्राट बुद्धू भाई है। उसके बाद 45 नंबर पे देख लीजिएगा कि आनंद गुप्ता साहब है। उसके बाद 46 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि अनूप कुमार साहब है। उसके बाद जो है 47 नंबर पे जो है ये दीपक भाई है। उसके बाद 48 नंबर पे राज सिंह साहब है। कौन है? राज सिंह साहब। ठीक है, अच्छा है, मेहनत कीजिए। चलिए ये 48 नंबर पे है। 49 पे देख लीजिएगा कि चंदन कुमार साहब है। उसको वजह 50 नंबर पे देख लीजिएगा कि कौन है? ये सिद्धार्थ सिंह है। उसको वजह 51 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुजीत है। 52 नंबर पे देख लीजिएगा कृष्णा साहब है। उसके बाद आपको बताते हैं कि 53 नंबर पे जो है 53 नंबर पे ये सुमेन पाल है। उसको वजह 54 नंबर पे जो है ये लक्ष्मण साहब है। कौन है? लक्ष्मण साहब है। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए दोस्त, मेहनत करने की जरूरत है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 55 नंबर पे ये जाहिद है। उसको 56 नंबर पे देख लीजिएगा कि विशाल कुमार है। उसको 57 नंबर पे देख लीजिएगा कि आशुतोष साहब है। उसको 58 नंबर पे देख लीजिएगा कि भूषण साहब है। उसको 59 नंबर पे देख लीजिएगा कि रोशन कुमार साहब है। 59 पे रोशन है। उसके बाद 60 नंबर पे ये राम सहाय ओझा साहब है। राम सहाय ओझा साहब, बहुत अच्छा है। चलिए मेहनत कीजिए थोड़ा सा। चलिए उसके बाद आप देख लीजिएगा आपका क्या है कि 61 नंबर पे क्या है कि 61 पे क्या है कि इंद्रजीत भाई है। कौन है? इंद्रजीत। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और मेहनत किया कीजिए। चलिए इंद्रजीत भाई थोड़ा सा और। हाँ उसके बाद देख लीजिएगा आपका क्या है कि 62 नंबर पे ये विपुल कुमार साहब है। उसका 63 नंबर की बात कर लेते हैं तो ये रंजन सिंह साहब है। उसके बाद जो है 64 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मवेंद्रा करके है। ठीक है, मानवेंद्रा है। हाँ मानवेंद्रा है। उसके बाद देख लीजिएगा कि 65 नंबर पे ये पंकज है। उसका 66 नंबर पे जो आज बने हुए हैं संदीप यादव साहब है। कौन है? संदीप यादव साहब। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अपना कि एमडी राजीव साहब जो है 67 नंबर पे है। उसके बाद जो है 68 नंबर पे जो है ये नीतीश कुमार है। 69 नंबर पे देख लीजिएगा कि क्या है कि जैनेन्द्रा साहब है। उसके बाद जो है 69 हो गया। 70 नंबर पे देवेंद्रा साहब है। उसके बाद 71 नंबर पे भी देवेंद्रा जो यूपी से है। दोनों बार जो है 2 बार कैसे अटेम्प्ट कर लेते हैं ये लोग पता नहीं चलता है। चलिए उसके बाद जो है 73 नंबर पे ये लालमणि साहब है। उसको 74 नंबर पे देख लीजिएगा कि राकेश भाई है। उसको 75 नंबर पे देख लीजिएगा कि पवन जो हनुमानगढ़ से है। उसको 76 नंबर पे देख लीजिएगा। 76 नंबर पे ये क्या है कि रवि ढाकर साहब है। उसको 77 नंबर पे ये रत्नाकर साहब है। 77 पे रत्नाकर साहब है। 78 की अगर बात कर लेते हैं तो ये राम सिंह साहब है। कौन है? राम सिंह साहब 78 पे है। चलिए 79 पे अगर देख लीजिए 79 पे क्या है कि रॉकी साहब है। उसके बाद 80 नंबर पे ये बबलू पटना से है। उसके बाद 81 पे देख लीजिएगा 81 पे क्या है कि फरियाद साहब है। उसके बाद 82 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों ये ओमकार पटेल साहब है। 83 नंबर पे देख लीजिएगा कि संदीप कुमार साहब है। उसके बाद जो है 84 नंबर की अगर बात कर लेते हैं 84 पे देख लीजिएगा मलिंद्रा साहब है। कौन है? मलिंद्रा साहब। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए
85 नंबर पे देख लीजिएगा कि परवेज आलम करके है, उसके बाद 86 नंबर पे देख लीजिएगा कि एम कुमार साहब है, उसके बाद 87 नंबर पे ये पूर्णिमा सिंह है, 88 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो जावेद आलम है, उसके बाद 89 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये डीएस मीना साहब है। कौन है? डीएस मीना साहब। उसके बाद आपका क्या है 90 नंबर पे जो है आज ईशांत झा है। कौन है? ईशांत झा। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 91 नंबर पे ये क्या है कि नीरज सिंह है, उसको 92 नंबर पे ये क्या है कि सुधीर कुमार है, 93 नंबर पे देख लीजिएगा सौरभ भाई है, 94 नंबर पे ये जितेंद्रा जो है यूपी से है, उसके बाद 95 नंबर पे देख लीजिएगा कि राहुल कुमार साहब है, 95 नंबर पे राहुल कुमार साहब है, 96 की अगर बात कर लेते हैं तो राहुल कुमार है। अच्छा, राहुल कुमार दोनों सेम ही राशि पे लटके हुए हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका बताते हैं कि 97 नंबर, हाँ 96 हो गया है, 97 नंबर पे 97 पे अगर बात कर लेते हैं तो ये सुमित भाई है, उसका 98 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये मोहित कुमार साहब है, उसका 99 नंबर पे जो है ये विकास है, 100 नंबर पे ये क्या है कि कश्यप भाई है जो 100 नंबर पे, 101 नंबर पे ये क्या है कि संतोष कुमार साहब है। कौन है? संतोष कुमार साहब। 102 नंबर पे देख लीजिएगा कि उदय है, उदय कुमार जो 102 नंबर पे बने हुए हैं। चलिए 103 नंबर पे देख लीजिएगा, 103 पे क्या है कि ओमकार सिंह है। कौन है? ओमकार सिंह है। 104 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये निखिल मौर्या है। उसके बाद 105 नंबर पे है क्या है कि विपिन है जो विपिन यूपी से है। उसके बाद आप देख लीजिएगा 106 नंबर पे ये क्या है कि मेघराज साहब है। उसके बाद 107 नंबर पे ये क्या है आपका देख लीजिएगा 107 नंबर पे यादव जी है, 107 नंबर पे यादव जी है। उसके बाद ये 108 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो शुभेंद्रा साहब है। कौन है? शुभेंद्रा साहब। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 109 पे देख लीजिएगा आपका कि रंजीत कुमार साहब है। उसके बाद जो है अंजलि है जो 110 नंबर पे है, अंजलि। उसके बाद 111 नंबर की अगर बात कर लेते हैं ये सन्नी गुज्जर साहब है। 112 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो नितिन भाई है। 130 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राहुल पवार साहब है। 114 नंबर पे ये क्या है कि सूरज है, सूरज चौधरी जो 114 नंबर पे बने हुए हैं। चलिए उसके बाद आगे बता देते हैं आपको, देख लीजिएगा 115 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रवि कुमार साहब है। 116 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो ये बिमला है, बिमला कुमारी है। उसके बाद 117 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अंकित रेमटेक साहब है। उसके बाद 118 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या है कि कमलेश कुमार साहब है। कौन है? कमलेश कुमार साहब। उसके बाद जो है लखन साहब है जो 119 नंबर पे है। 120 नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो ये विराट यादव साहब है जो 120 नंबर पे है। कोई नहीं, मेहनत कीजिए। चलिए अगला देख लीजिएगा 121 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राहुल कुमार चौधरी है। उसके बाद 122 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो विनय जो यूपी से है। 100 आपका क्या है कि 23 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रियाज अहमद साहब है। 124 की बात कर लेते हैं तो ये भीम सिंह है। 125 की अगर बात कर लेते हैं तो ये मनोज है, मनोज मटांडी करके है, मटांडी है ना, हाँ। उसके बाद 100 आपका क्या है कि 126 नंबर पे क्या है कि अंजू कुमार करके हैं जो 126 पे है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 127 पे कौन है? अतुल्य कुमार है। उसके बाद 128 नंबर पे जो बने हुए हैं रामदयाल साहब बने हुए हैं। 129 पे जो है ये अक्षय दास बने हुए हैं। 130 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या है कि मुकेश, मिस्टर मुकेश है। उसके बाद 131 की अगर बात कर लेते हैं तो ये काजिर अली है। कौन है? काजिर अली है जो 131 पे है। 132 की अगर बात कर लेते हैं तो उत्सव करके है, ठीक है, उत्सव यादव है। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए उसके बाद आप देख लीजिए कि आपका जो है 133 नंबर पे कौन है? ये गणेश साहब है। 134 की अगर बात कर लेते हैं तो अंजलि है। उसके बाद 135 की अगर बात कर लेते हैं ये सोनू कुमार है। उसके बाद 136 की बात कर लेते हैं तो इंद्रदेश है। उसके बाद 137 की अगर बात कर लेते हैं तो ये पंकज कुमार है। 138 की अगर बात कर लेते हैं तो ये संदीप है जो संदीप यादव जो पटना से है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। सबका आप रैंक कार्ड देख लिए, प्लस मार्क्स भी देख लिए कि कौन कितना नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। तो दोस्त इसी तरह के क्या होते हैं कि टेस्ट होते हैं और इसी तरह के क्या होते हैं कि आपका डेली टेस्ट का क्या होता है कि रैंक कार्ड दिखाया जाता है कि आप कितने नंबर पे बने हुए हो। वैसे आप अपना स्कोर तो देखिए लेते होइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो फटाफट क्या कीजिए कि दोस्त जाइए और इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करके क्या कीजिएगा कि दोस्त कम से कम रेटिंग जाकर के दे दीजिएगा। और जो लोग पहले से एप्लीकेशन दोस्त अगर इंस्टॉल कर रखे हैं तो रेटिंग कम से कम एप्लीकेशन पे जाकर के दे दीजिए कि किस तरह का एप्लीकेशन है, ठीक है।
इससे हमें भी खुशी मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी क्या होता है कि पॉजिटिविटी अंदर से आता है आप लोगों को ये मदद करने में, पढ़ाने में। ठीक है, तो देरी मत कीजिए, जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आज भी आपका 90 नंबर टेस्ट एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो जाइए टेस्ट दे लीजिए, शुरू है। उसके बाद जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो जितने भी होगी वो एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त काफी हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए आपको बता रहे हैं, या जितने भी पढ़ा रखे हैं वो सभी वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी हेल्प करेगा एग्जाम में। इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे दोस्त, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए दोस्तों में। और चलिए हमें क्या कीजिए कि इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन क्या करेंगे कि हम एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ उपस्थित हो जाएंगे इसी समय इसी वक्त। तब तक जय हिंद दोस्तों।